वेलकम टू हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस। बच्चों, आप सभी का हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस के अंदर बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का जो बुक है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको स्टडी कर रहे हैं। और उसी का फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, वो हमारा चल रहा था। इससे पहली वाली क्लास में, लास्ट क्लास के अंदर, मैंने सामान्य निवासी की अवधारणा को पढ़ाया था और उससे पहले की क्लासेस के अंदर मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया। तो अगर आप इससे पहले की क्लासेस को देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो, एक से लेकर सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को घरेलू आय और घरेलू सीमा की अवधारणा के बारे में स्टडी करवाऊंगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि स्टार्ट करें, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूं, और वो ये कि बेटे, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस पूरी दुनिया के अंदर, ध्यान रखना मुझे, इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी ज्यादा आगे बढ़े, और वो होते हैं आपके पेरेंट्स और आपके शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं, टीचर्स। तो ध्यान रखना बच्चों, ये ही दो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनका जो बच्चा होता है वो उनसे भी आगे जाए। जो पेरेंट्स होते हैं बेटे, वो तो बेसिकली उनका बच्चा है, वो तो चाहेंगे ही कि उनका आगे जाए, लेकिन एक शिक्षक, ध्यान रखना बच्चों, एक शिक्षक जो होता है उसका जीवन भी तभी सफल माना जाता है जब उसके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे जीवन में अपार सफलताएं हासिल करते हैं। अगर कोई शिक्षक के पढ़ाए हुए बच्चे बेहतर नहीं कर पाते हैं तो वो भी, उसको भी लगता है कि यार मैंने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अगर उसके पढ़ाए हुए बच्चे जीवन में अपार सफलताएं हासिल कर रहे हैं तो उसको बहुत खुशी होती है, उसको ऐसा लगता है, टीचर को, शिक्षक को, कि उसका जीवन सफल हो गया। तो बेटे ध्यान रखना, आप अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का और अपने शिक्षक की बातों को हमेशा पालन करेंगे। उनकी बातों को कभी आप इग्नोर मत करें, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इसी बात से। चलिए, ये क्लास नंबर बेटे हमारी 7 है, हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, राष्ट्रीय की क्लास नंबर 7 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा घरेलू आय, यानी कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और घरेलू सीमा किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, घरेलू आय की अवधारणा। घरेलू आय का मतलब बेटे होता है डोमेस्टिक इनकम। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना पीछे, वो बेटे राष्ट्रीय आय थी। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या होती है। तो घरेलू आय क्या होती है, चलो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्या मीनिंग है इसकी? इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत अर्जित कारक आय के कुल योग से होता है। तो एक साल में, एक लेखा वर्ष तो आप सबको पता होगा, एक लेखा वर्ष क्या होता है? एक लेखा वर्ष सबको पता है, अगर मैं बता देता हूं फिर से, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट मंथ, ये लेखा वर्ष कहलाता है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर होता है। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग ईयर में, एक साल में, एक देश की घरेलू सीमा, एक देश की घरेलू सीमा, घरेलू सीमा मतलब एक देश की जो भी बाउंड्री होगी उसे हम घरेलू सीमा कहते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, यही मेन टॉपिक होने वाला है कि भैया घरेलू सीमा में क्या क्या आता है। फिलहाल मोटे मोटे तौर पर, डेफिनेशंस के तौर पर ये समझ लीजिए कि एक साल में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत अर्जित कारक आय के कुल योग से होता है। यानी कि एक साल में, मान लीजिए 1 ईयर में, ये एक देश की घरेलू सीमा है मान लो। अब इसके अंदर जितनी भी हमारी कारक आय, कारक आय का मतलब होता है फैक्टर इनकम, मैंने पीछे पढ़ाया था पुरानी क्लासेस में अपनी। कारक आय मतलब होता है जो मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं। तो जो भी एक साल में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी कारक आय अर्न की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी, अगर आप उसको जोड़ देंगे तो आप घरेलू आय पर पहुंच जाएंगे, यानी कि डोमेस्टिक इनकम पर पहुंच जाएंगे। अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो लगभग यही डेफिनेशन थी। उसमें भी क्या था, इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा,
अर्जित कारक आय के कुल योग से होता है। तो उसमें क्या फर्क था, उसमें और इसमें बेटे एक ही चीज का फर्क है। उसमें सामान्य निवासी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है, सामान्य निवासी, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि भैया सामान्य निवासी कौन होगा, उसकी इनकम को जोड़ेंगे। जबकि इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, देश की घरेलू सीमा के अंदर पैसा आना होना चाहिए, वो हमारे यहाँ के देश बंदे ने कमाया है या कहीं बाहर के किसी बंदे ने आके हमारे देश में पैसा कमा लिया है, तो भी हमारे देश की घरेलू सीमा में आएगा, क्योंकि वो हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित किया गया है। तो एक चीज अच्छे से ध्यान रखना बच्चे कि घरेलू आय में घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट होती है, बंदा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि पैसा किसके देश में कमाया गया, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यानी कि ऑलमोस्ट हमें एक लेखा वर्ष भी पता है, कारक आय भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा क्या हो सकती है, क्या आएगा ये घरेलू सीमा में और क्या क्या नहीं आएगा, आज की क्लास बेसिकली जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई भाई, एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय के कुल योग को हम लोग घरेलू आय कहते हैं। तो बड़ी सिंपल, एक नंबर फटाक से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, चलिए ध्यान दे, जरा ध्यान देना। एक देश की घरेलू आय में, एक देश की घरेलू आय में निवासियों तथा गैर निवासी, मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ का निवासी हूं तो मेरी आय, हो सकता है बाहर से कोई इंग्लैंड से हमारे देश में आके काम कर रहा है तो वो गैर निवासी है, दोनों की आय, दोनों की कारक आय को शामिल शामिल होती है जो उस देश की घरेलू सीमा में काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए मैं भारत में रहता हूं तो मैं तो देश का निवासी हूं, तो मेरी तो आय जुड़ेगी जुड़ेगी भारत की घरेलू आय में। लेकिन अगर कोई इंग्लैंड का बंदा आता है, कुछ समय के लिए आता है, 2 4 5 महीने काम करने आता है, तो वो निवासी तो यहाँ का नहीं है ना, निवासी तो बाहर का है, लेकिन उसने 2 4 5 महीने में जितनी भी पैसे अर्न किए, क्योंकि वो पैसे भारत की घरेलू सीमा में अर्न किए गए हैं, तो उसको भारत की ही घरेलू आय में जोड़ दिया जाए। अब राष्ट्रीय आय में वो इंग्लैंड की जाएंगे, वो बात अलग है। राष्ट्र, ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रीय आय में हम देखते हैं कि बंदा किस कंट्री से बिलोंग करता है, उसके में जोड़ दो। लेकिन घरेलू आय में ये ध्यान दे दिया जाता है कि वो इनकम जो भी उसने अर्न करी है वो किस देश की घरेलू सीमा में अर्न की है। तो अगर वो हमारे देश की घरेलू सीमा में अर्न करी है तो हमारे में जुड़ेगी, खत्म कहानी। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मैं मान लीजिए पढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ, सिर्फ 6 महीने का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि जाओ जी अब 6 महीने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पढ़ाना है, तो मैं गया, 6 महीने पढ़ाकर आ गया। तो आप सबको पता है कि 6 महीने में वहां का सामान्य निवासी तो मैं बनूंगा नहीं, तो मैं तो निवासी तो भारत का ही बना रहा, राइट। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, इस केस के अंदर जो भी आय मैं वहां अर्न करूंगा, वो सारी की सारी आय, जो भी आय मैं वहां अर्न करूंगा बेटे, वो सारी की सारी आय जो होगी वो हमारे, जितनी मतलब बेसिकली मैं वहां देश में अर्न कर रहा हूं, तो आय तो हमारे देश में आएगी राष्ट्रीय आय में, लेकिन जितनी आय 6 महीने के अंदर मैंने अर्न करी होगी वो उस देश की, ऑस्ट्रेलिया की घरेलू आय में जोड़ दी जाएगी। समझ में आ गई बात? चल आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, घरेलू सीमा को समझना कि घरेलू सीमा क्या होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, घरेलू सीमा। घरेलू सीमा की अवधारणा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री किसे कहते हैं, चलिए देखिए, ध्यान देंगे, सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक है, सामान्यता एक देश की घरेलू सीमा को, जनरली एक देश की घरेलू सीमा को उस देश की राजनीतिक सीमा माना जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में घरेलू सीमा का अर्थ थोड़ा व्यापक होता है। मतलब जैसे भारत है तो भारत की वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की, और ये गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये सारा का सारा हमारी घरेलू सीमा में आएगा। लेकिन इसके अलावा अर्थशास्त्र में थोड़ा सा और व्यापक अर्थ होता है। इसके अंतर्गत आर्थिक सीमा को शामिल किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो घरेलू सीमा के अंदर को आर्थिक सीमा भी कहते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, और उसमें एक देश की जो राजनीतिक सीमा होती है बच्चों, उसके अलावा भी काफी चीजों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, एक देश की राजनीतिक सीमा को शामिल किया जाता है जिसमें देश की समुद्री सीमा भी शामिल होती है, लगभग 22 किलोमीटर तक, रफली आइडिया ले रहा हूं। ये क्या है जरा समझिए। जैसे बेटे भारत है, तो भारत की जितनी भी लैंड एरिया है, जितना भी भूमि वाला एरिया है, जमीन, वो तो हमारी है, ये घरेलू सीमा। लेकिन भारत को ना बेटे समुंदर भी टच करता है। तो जिन कंट्रीज को समुंदर टच करता है, तो उनके समुंदर जहां से स्टार्ट होता है, जैसे कन्याकुमारी से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे लेकर जो 22 किलोमीटर तक का समुंदर का एरिया होगा,
वो भी भारत की ही घरेलू सीमा का पार्ट माना जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी। तो ये सारा का सारा एरिया तो हमारी घरेलू सीमा है ही है, ठीक है। लेकिन ये जो एशियन, ये देख रहे हो, ये समुद्र जो टच कर रहा है, देख रहे हो, ये जो, ये आपका जो समुद्र टच कर रहा है ना बेटे, ये जो एरिया है 22 किलोमीटर तक का एरिया, आप इसको ले सकते हैं। ये श्रीलंका आ रहा है तो हो सकता है वहां थोड़ा हमारा हो, आधा आधा बढ़ जाए। तो ये 22 किलोमीटर तक का एरिया भी भारत की घरेलू सीमा का ही पार्ट माना जाएगा, यानी कि समुद्री सीमा भी आएगी। अब इस समुद्र के अंदर जो भी मछली पकड़ के ले आए, तेल निकाल लें, टूरिज्म का काम कर लें, तो वो भारत की ही घरेलू आय में जोड़ा जाएगा। ये जो इसके आस बाहर बाहर का ये जो समुद्र है, ये वाला है ना, ये बेटे अंतरराष्ट्रीय सीमा माना जाता है। क्या माना जाता है? इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर, ध्यान रखना बेटे। अंतरराष्ट्रीय जल सीमा कहते हैं हम इसको, इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी कह सकते हैं आप इसको। अंतरराष्ट्रीय जल सीमा कहा जाता है बेटे, ये जो इसके बाद का होता है। सब ये भारत के साथ नहीं, हर देश के साथ है। तो जिस भी देश में कोई समुद्र टच करता है, ओशियन टच करता है, तो वो ओशियंस का 22 किलोमीटर तक का एरिया ऑटोमेटिकली अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से वो उसी देश की घरेलू सीमा का पार्ट मान लिया जाता है। और उसमें जो भी इनकम अर्न की जाएगी वो उसी देश की राष्ट्रीय आय, घरेलू आय में जोड़ देंगे। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया, ये वाला? चलिए ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटे देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो राजनीतिक सीमा में भूमि वाला एरिया तो आएगा ही आएगा, ये समुद्र वाला लफड़ा भी, ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट, ध्यान देंगे। किसी भी देश का दूतावास, दूतावास समझते हैं, एम्बेसी, जो अलग अलग देशों में सिचुएटेड होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमें अमेरिका जाना है तो अमेरिका की एम्बेसी भारत में होगी, तो हम वहां जाके वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। हर देश की एम्बेसी जो होती है वो दूसरे देशों में सिचुएटेड होती है। वाणिज्य दूतावास, बिजनेस के लिए कोई दूतावास है। सैनिक प्रतिष्ठान, मान लीजिए किसी देश ने दूसरे देश के अंदर अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना रखी है, जैसे चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना रखी है। ये तीन चीजें, ठीक है, ये दूसरे देश में सिचुएटेड होती है, लेकिन ये दूसरे देश की घरेलू सीमा नहीं बनी। जैसे मान लीजिए अमेरिका के अंदर, ध्यान देना, अमेरिका के अंदर या जापान के अंदर भारत की एम्बेसी है। फिर से सुन लीजिए, जापान में भारत की एम्बेसी है, दूतावास, तो वो जितने एरिया में भारत का दूतावास होगा वो उतना एरिया भारत की घरेलू सीमा माना जाएगा, भले ही वो जापान में है। तो ये तीन चीजें बेटे, दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान, ये तीन चीजें हैं जो जो विश्व के किसी भी अन्य देश में स्थापित ही क्यों ना हो, उसे उसी देश की घरेलू सीमा में माना जाता है जिस देश से वह संबंधित होती है। उदाहरण के लिए भारत का दूतावास जो जापान में स्थित है, फिर उसे भारत की घरेलू सीमा के अंदर माना जाएगा। या अगर भारत के अंदर जापान का दूतावास है, भारत के अंदर जापान का दूतावास, मैं बना के दिखाता हूँ, देखो जरा एक बार देखिएगा ध्यान से। जैसे ये भारत है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा भारत। इस भारत में ये एक, मैंने मान लीजिए ये एक मेरा आपका जापान की घरेलू सीमा का पार्ट है, ये जापान का दूतावास है। ये क्या बेटे? जापान का दूतावास, मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, ये जापान का दूतावास है, ठीक है ना, जापान का दूतावास मतलब एम्बेसी है। एम्बेसी को कहते हैं बेटे दूतावास, ठीक है, जापान का दूतावास। तो ये किसकी घरेलू सीमा माना जाएगा? जापान की। है किसके अंदर? ये भारत के अंदर। तो लेकिन भारत की घरेलू सीमा नहीं है, क्योंकि ये एक ये दूतावास है, एम्बेसी है। और अगर कोई कंपनी होती, प्राइवेट कंपनी होती है जापान की, तो उसके लिए ये वाली सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या इन तीन चीजों के अलावा जो मैंने ऊपर लिखी है, इसके अलावा और कोई भी चीज अगर दूसरे देश की हमारे देश में है या हमारी दूसरे देश में है, तो वो उसी देश की घरेलू सीमा मान ली जाएगी। समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? इसी तरीके से देखिए, एक मिनट, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये वाली बात? इसी तरीके से मान लीजिए, अगर मान लीजिए लेट अज्यूम, देखिए जापान है, आपकी स्क्रीन पे जापान की मैंने नक्शा बनाया, जापान है। जापान में ये जो एरिया मैंने बनाया, ये भारत का दूतावास है। मान लीजिए क्या है बेटे? भारत का दूतावास, भारत का दूतावास। ये जो जापान में भारत का दूतावास होगा ना, है जापान के अंदर, लेकिन ये किसकी घरेलू सीमा माना जाएगा? ये भारत की घरेलू सीमा माना जाएगा। सबको समझ में आ गया? ध्यान रखना बच्चों, मैं कोई भारत की कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी टाटा लिमिटेड या रिलायंस कंपनी की बात नहीं, ये कंपनी से बहुत ऊपर की बात है, ध्यान रखना। ये दूतावास है, और दूतावास यानी कि जो एम्बेसी होती है ना बेटे, एम्बेसी, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, ये तीन चीजों के अलावा ये रूल और किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन सी तीन चीजें? कोई दूतावास हो,
एम्बेसी हो, कोई वाणिज्य दूतावास हो, या कोई सैनिक प्रतिष्ठान, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जिसे मैंने बताया कि मान लीजिए भारत ने यहाँ पर इस जगह पर अपना कोई सैनिक प्रतिष्ठान स्थापित कर लिया, तो वो भारत की ही घरेलू सीमा माना जाएगा। ठीक है, अब कल को पेपर में आ जाता है कि जापान के अंदर भारत की टाटा लिमिटेड कंपनी है, बताओ किसकी घरेलू सीमा है? आप कहेंगे सर ये तो भारत की है। नहीं भैया, दूतावास थोड़ी है। ध्यान रखना, किसी कंपनी, किसी और चीज के लिए, किसी बैंक की शाखा के लिए ये सब काम नहीं करेगा। भारत की स्टेट बैंक की शाखा अगर जापान में स्थित है, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा ब्रांच अगर जापान में स्थित है, तो वो जापान की घरेलू सीमा में मानी जाएगी, भारत में नहीं मानी जाएगी। ध्यान रखना। क्लियर हो गया सबको बात? ध्यान रखना है तीन चीजों के, बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बच्चा वो कहता है ये तो सर ने बताया था कि ये तो जापान में, तो हमारी नहीं भैया, तीन चीजें नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटे वायुयान, एरोप्लेन, पानी पर चलने वाले जहाज जो नॉर्मल पानी पर चलते हैं, शिप्स के द्वारा अर्जित आय को, ये तो दो चीजें है ना बेटे, ये एरोप्लेन और पानी पर चलने वाले जहाज, ये किसी भी एक देश में खड़े होकर पैसा तो कमाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल एरोप्लेन है, इंडिया और मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की घरेलू सीमा में भी जा रहा है, इंडिया की घरेलू सीमा में भी आ रहा है, और पता नहीं बीच बीच में किसके देशों से होता हुआ निकल रहा है, तो पता नहीं उसने किसके देश की घरेलू सीमा के अंदर पैसा अर्जित किया है। तो इसके लिए बेटे अंतरराष्ट्रीय नियम है इन दो चीजों के लिए, क्योंकि ये किसी भी एक जगह टिक कर पैसा नहीं कमाते। नियम क्या है कि ये दो चीजें, वायुयान यानी कि जहाज और पानी वाले चलने वाले जो शिप्स होते हैं, ये बेटे हमेशा जो भी इनकम अर्न करेंगे, इनको उसी देश की घरेलू आय में जोड़ दिया जाएगा जिस देश के द्वारा ये चलाए जा रहे हैं। मतलब जिस देश के द्वारा इनका मालिकाना, मालिक कहाँ का बिलोंग करता है इनका। देखिए, अर्जित आय को उसी देश की घरेलू सीमा में जोड़ा जाता है जिस देश से वह संबंधित होते हैं। अर्थात यदि एक भारतीय वायुयान, ध्यान से देखना, जापान और चीन में के बीच अपनी सेवाएं देता है, तो उससे अर्जित आय को भारत की ही घरेलू आय में जोड़ा जाएगा। जहाज भारत का, लेकिन सेवाएं दे रहा है वो जापान और चीन के बीच, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि भैया वहां पर वो सेवाएं अपनी दे रहा है। देखो जरा मैं आपको शो करता हूं, देखिए ध्यान देना। ये देखो, ये चाइना है, ठीक है, ये आपका जापान है, ठीक है, ये पूरा चाइना, ये आपका पूरा जापान। अब ये एक एरोप्लेन है जो सर्विसेज दे रहा है इसके बीच के, ये एक सर्विसेज दे रहा है इसके बीच के अंदर। ये जो सर्विसेज दे रहा है, ये एरोप्लेन कहाँ का है? ये भारत का एरोप्लेन है। यानी कि भारत के किसी बंदे को, जिसकी कंपनी एरोप्लेन की, उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि भैया आप चाइना और जापान के बीच में आप सर्विसेज दे सकते हैं। तो भारत आ भी नहीं रहा है वो जहाज, वो चाइना और जापान के बीच के में ही जा रहा है। यानी कि कभी वो जापान की घरेलू सीमा में जाता है, कभी वो चाइना की घरेलू सीमा में आता है। इंडिया आ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो भी वो आय अर्न करेगा वो भारत की घरेलू आय में जोड़ी जाएगी, क्योंकि ये एरोप्लेन है, ये कहीं पर भी फ्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए अंतरराष्ट्रीय नियम ये है कि एरोप्लेन और शिप जिस भी देश के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कहाँ चलाए जा रहे हैं इसमें नहीं देखा जाता, इसके अंदर जिस भी देश के निवासियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसी देश की घरेलू सीमा में इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि इनका कोई दीन ईमान तो होता नहीं है, पता नहीं कब कहाँ चले जाए, तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा इसमें। सबको समझ में आ गई बात ये? चलिए, वेरी गुड। लास्ट पॉइंट है, देखेंगे मछली पकड़ने की नाव, मछली पकड़ने की नाव, प्राकृतिक गैस यान। प्राकृतिक गैस यान क्या होते हैं बेटे? ये बेसिकली नेचुरल गैस रिग्स होते हैं जो समुद्र के अंदर तेल को निकालने के लिए बनाए जाते हैं, इसे नेचुरल गैस रिग्स कहा जाता है। आप गूगल पे पिक्चर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वो समुद्र के बीच में ना बेटे बनाए जाते हैं ताकि तेल निकाला जा सके। तैरते हुए प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली ये भी समुद्र के ही है कि समुद्र से में जो हम लोग टूरिज्म वगैरह का काम करते हैं। तो ये तीनों चीजें, मछली पकड़ने की नाव हो गई, प्राकृतिक गैसयान हो गए, या तैरते हुए प्लेटफॉर्म हो गए, ये तीनों ही समुद्र के बारे में बात की जा रही है, समुद्र में अन करते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय जल सीमा, अंतरराष्ट्रीय जल सीमा याद है मैंने आपको बताई थी कि वो जो 22 किलोमीटर के एक्स्ट्रा जो एरिया होता है, अगर वहां जाके ये पैसा कमा के आ जाते हैं तो उसमें देखना क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में उस देश के निवासियों के द्वारा चलाए जा रहे हों
जिस देश को अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में तेल खोजने का एकमात्र अधिकार प्राप्त हो, तो इस आय को भी उसी देश की घरेलू आय में सीमा में जोड़ दिया जाएगा। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट समझना बड़े इंपॉर्टेंट है, बेटे देखना, जरा ध्यान देना। अब देखिए, ये मैंने पिक्चर्स, वही पिक्चर है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये वाला एरिया तो भाई हमारा है ही ऑलरेडी, इसमें तो हमारे ये कोई मछली पकड़ ले, कोई तेल निकाल ले, या कोई टूरिज्म का काम कर ले, ये सब तो हमारे देश में आएगा ही आएगा ऑलरेडी। अब ये जो एरिया, ये वाला एरिया देख रहे हो, ये अंतरराष्ट्रीय जल सीमा है, ठीक है बेटे। क्या है ये आपकी अंतरराष्ट्रीय जल सीमा, इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी। अब बेटे इसमें पता है क्या होता है, ये सबके देशों की कंबाइंड होती है। अब ये अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल होती है ना बेटे, वो अलग अलग देशों को अलग अलग समय के लिए इस अंतरराष्ट्रीय जल सीमा को प्रयोग करने के राइट्स देती है, अधिकार देती है। जैसे मान लीजिए भारत को कहा गया, भैया तुम्हारा 50 किलोमीटर का एरिया अंतरराष्ट्रीय जल सीमा का हमने आपको 5 साल के लिए दे दिया है, आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो यानी कि इतना एरिया तो हमारा है ही है ये वाला। अब इसके 50 किलोमीटर का एरिया भी आदर से भारत को दे दिया गया है, ये श्रीलंका के हालात छोड़कर एरिया, ठीक है। ये 50 किलोमीटर होने का ये आपको हमने दे दिया है 5 साल। तो इन जगहों पर जो 50 किलोमीटर का अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में हमारे देश को तेल खोजने का अधिकार दे दिया है अंतरराष्ट्रीय काउंसिल के द्वारा, तो इन जगहों पर भी अगर हमारे देश का कोई बंदा मछली पकड़ के ले आए, तेल निकाल लिया जाए हमारी कंपनी के द्वारा, या टूरिज्म का काम कर लिया जाए, तो भी वो हमारे देश की ही घरेलू आय में जोड़ा जाएगा। लेकिन तभी जब हमारे देश को उस अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में तेल खोजने का एकमात्र अधिकार प्राप्त हो गया। सबको समझ में आ गई बात ये। तो ये ध्यान रखना बेटे, जो घरेलू आय होती है, ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जो घरेलू आय होती है वो घरेलू सीमा के हिसाब से चलती है। तो एक देश की घरेलू सीमा में जो भी कारक आय अर्जित की जाएगी वो जोड़ दी जाएगी। और घरेलू आय क्या होती है, मैंने 4 पॉइंट्स में आप लोगों को समझाया अच्छे से, ठीक है। तो ये आप लोगों को रिवाइज भी कर लेना है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। आज की क्लास के अंदर बेटे हम लोग इतना ही करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपना जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। इसका अच्छा, एक चीज और मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक चैनल बनाया है टेलीग्राम के ऊपर, हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस के नाम, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी मेरी वीडियोस अपलोड होंगी, तो आपको वहां पर भी मेरी वीडियोस मिल सकती हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं या कोई आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे चैनल हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पर अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, गुड डे, बाय, टेक केयर।